महान वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने कहा था, विलुप्ति ही नियम है, जीवित रहना अपवाद है। आज दुनिया जिस मोड़ पर खड़ी है, ये बात कहीं ना कहीं बहुत मौजू लगती है। नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास बातचीत में। आज हम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मतलब ORF के एक हालिया लेख को आधार बनाकर चीन के तेजी से बढ़ते परमाणु जखीरे पर बात करेंगे और इससे भारत के सामने जो गंभीर चुनौतियां खड़ी हो रही हैं उन पर भी थोड़ी गहराई से चर्चा होगी। ये डिस्कशन UPSC की तैयारी करने वालों के लिए, खासकर मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए काफी अहम हो सकती है और साथ ही आम जानकारी के लिए भी ये बहुत जरूरी विषय है। तो हमारा मकसद है इस लेख के जरिए समझना कि चीन का ये परमाणु विस्तार कितना बड़ा है और भारत के लिए इसके असल मायने क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो ताज़ा आंकड़े हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 2024-25 के बीच चीन के परमाणु हथियार 500 से बढ़कर 600 हो गए। हाँ, मतलब एक साल में 20% की बढ़ोतरी। बिल्कुल, और ये रफ्तार दुनिया की किसी भी और परमाणु शक्ति से कहीं ज्यादा तेज है। सही बात है। और ऊपर से चीन लगातार अमेरिका और रूस के साथ किसी भी तरह की मतलब त्रिपक्षीय परमाणु हथियार नियंत्रण संधि का विरोध करता रहा है। हाँ, वो बिल्कुल तैयार नहीं है इसके लिए। और देखिए, इस तेज बढ़ोतरी के पीछे एक बड़ी वजह चीन के नए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हैं, CFR 600। अच्छा, ये CFR 600। हाँ, और इनको रूसी ईंधन सहायता भी मिल रही है। अब इनकी खास बात यह है कि ये रिएक्टर जितना ईंधन इस्तेमाल करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्लूटोनियम पैदा करते हैं, हथियार ग्रेड प्लूटोनियम। ओह, तो मतलब ये एक तरह से और ज्यादा हथियार बनाने का सामान तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, सीधे शब्दों में कहें तो यही बात है। इससे चीन का प्लूटोनियम भंडार बढ़ रहा है तेजी से। अच्छा, तो ये तो संख्या बढ़ रही है, लेकिन क्या वो परीक्षण वगैरह भी कर रहे हैं अपने लोपनूर साइट पर? हाँ, लोप पर भी काफी गतिविधियां चल रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से, मतलब जो जियो स्पेशल इंटेलिजेंस है, उससे पता चलता है कि वहां काफी कुछ नया निर्माण हो रहा है। तो क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? अंदाजा यही है कि चीन शायद नए, ज्यादा असरदार वॉरहेड डिजाइनों के लिए परीक्षण की तैयारी कर रहा है। हालांकि चीन तो इसे सामान्य औद्योगिक गतिविधि बताता है ना। हाँ, बीजिंग का तो ये कहना है। लेकिन देखिए, इस बात की पूरी संभावना है कि चीन दोबारा बड़े परमाणु परीक्षण शुरू कर सकता है। और ये तो लगभग तय ही है कि वो सब क्रिटिकल टेस्ट कर रहे हैं, मतलब छोटे धमाके जिनसे नए डिजाइन की विश्वसनीयता और परफॉर्मेंस जांची जाती है। अच्छा, इसके सबूत भी मिले थे शायद 2020 में। हाँ, 2020 में लोपनूर में इसके कुछ संकेत मिले थे। तो मकसद साफ है, अपने परमाणु हथियारों को और ज्यादा भरोसेमंद और घातक बनाना। तो भंडार बढ़ रहा है, परीक्षण भी चल रहे हैं, लेकिन इन हथियारों को ले जाने के लिए मतलब डिलीवरी सिस्टम वो भी बेहतर हो रहे हैं क्या? बिल्कुल, और यहीं पर बात और ज्यादा आप कह सकते हैं चिंताजनक हो जाती है। चीन ने नई डिलीवरी क्षमताएं तैनात की हैं, जैसे डोंगफेंग 17 यानी DF-17 मिसाइल। हाँ, ये नाम सुना है। ये हाइपरसोनिक वाली है ना? एग्जैक्टली, ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV से लैस है। ये इतने तेज और मैन्यूरेबल होते हैं कि मौजूदा रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इन्हें पकड़ना रोकना लगभग नामुमकिन है। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक बात है। और इसके अलावा डोंगफेंग 26 DF-26 IRBM है। इसकी खासियत यह है कि इसमें परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के वॉरहेड्स फिट हो सकते हैं। डुअल यूज मतलब? हाँ, डुअल यूज। और यही नहीं, चीन ने अपने H-6KN बॉम्बर जेट से लॉन्च की जाने वाली डुअल यूज एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल ALBM का भी प्रदर्शन किया है। तो मतलब हर तरह से वो अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं, जमीन से, हवा से, और ये उनकी रणनीति में भी बदलाव ला रहा है। पहले वो शायद हथियार और मिसाइल अलग रखते थे। सही पकड़ा आपने। पहले चीन की घोषित नीति थी कि वॉरहेड और डिलीवरी सिस्टम अलग रखे जाएंगे, लेकिन अब वो इससे हटकर लॉन्च ऑन वार्निंग यानी लॉ की मुद्रा अपना रहा है। लॉन्च ऑन वार्निंग, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर चीन को लगता है कि उस पर परमाणु हमला होने वाला है या होने की प्रबल आशंका है, तो वो अपने हथियार पहले ही लॉन्च कर देगा, इंतजार नहीं करेगा। लेकिन चीन की तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है ना, कि वो पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। हाँ, यही तो मजे की बात है। चीन कहता है कि लॉ उसकी NFU नीति के अनुकूल है। पर ये कैसे हो सकता है, लॉन्च ऑन वार्निंग और नो फर्स्ट यूज एक साथ? ये तो विरोधाभासी लगता है। बिल्कुल, और यही विरोधाभास, यही अस्पष्टता भारत के जो रणनीतिकार हैं
उनके लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण होना चाहिए, क्योंकि ये चीन की परमाणु सोच में एक बहुत बड़े और मैं कहूँगा खतरनाक बदलाव का संकेत है। तो फिर ओआरएफ का लेख इस सब के बाद भारत के लिए क्या सुझाव देता है? मतलब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, लेख साफ तौर पर कहता है कि भारत को सिर्फ चीन की बराबरी करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि देश के लंबे समय तक सुरक्षा के लिए हमें सैकड़ों की संख्या में परमाणु हथियार चाहिए होंगे। सैकड़ों की संख्या में, और अभी हमारी स्थिति क्या है? अभी हमारी उत्पादन दर करीब 10 हथियार प्रति वर्ष के आसपास बताई जाती है, जो जाहिर है पर्याप्त नहीं है। 10 प्रति वर्ष? ये तो बहुत कम है अगर हमें सैकड़ों चाहिए तो। बिल्कुल। और ये धीमी रफ्तार कुछ हद तक इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास उतनी शक्तिशाली लंबी दूरी के डिलीवरी सिस्टम्स या तो नहीं हैं या वो अभी विकास के चरण में हैं। और हमारा जो परमाणु त्रय है, न्यूक्लियर ट्रायड, मतलब जमीन, हवा और समुद्र से हमला करने की क्षमता, उसकी क्या स्थिति है चीन के मुकाबले? यहीं पर असली चुनौतियां और कमजोरियां सामने आती हैं, जैसा लेख इशारा करता है। पहला, नौसेना के मोर्चे पर हमारे पास 2 SSBNs मतलब परमाणु मिसाइल पनडुब्बियां INS अरिहंत और अरिघाट तैनात हैं। 2 और बन रही हैं, ये अच्छी बात है। हाँ। लेकिन चीन की तुलना में हमारी पनडुब्बियों की गोपनीयता, उनकी ऑपरेशनल रेंज मतलब वो कितनी दूर तक चुपके से जा सकती हैं और वो कितनी मिसाइलें ले जा सकती हैं, इन सब में बड़े सुधार की जरूरत है। अच्छा, और कोई कमी? सबसे बड़ी कमी है इन SSBN की सुरक्षा के लिए जरूरी SSN यानी हंटर किलर पनडुब्बियों का पूरी तरह से अभाव। ये SSN पनडुब्बियां दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाज़ों का शिकार करती हैं और हमारी परमाणु पनडुब्बियां को सुरक्षा देती हैं। इनके बिना हमारी सेकंड स्ट्राइक क्षमता थोड़ी कमजोर हो जाती है। ये तो वाकई चिंता की बात है। और वायुसेना? वायुसेना की बात करें तो हमारे पास चीन के H-6KN जैसे लंबी दूरी के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स नहीं हैं और ना ही उन पर तैनात होने वाली लंबी दूरी की हवा से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलें जैसे ALBM और ALCM उस स्तर पर हैं। तो मतलब ट्रायड के 2 अंगों में काफी काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। संक्षेप में कहूं तो ORF का लेख यही इशारा कर रहा है कि भारत को चीन के मुकाबले अपनी परमाणु क्षमता में जो ये गंभीर चुनौतियां और कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए बहुत तेजी से और पूरी गंभीरता से मतलब एक समर्पित प्रतिबद्धता के साथ काम करने की जरूरत है। तो आज की बातचीत का सार यही है कि चीन का परमाणु विस्तार सिर्फ गिनती में नहीं हो रहा, ये बहुआयामी है, भंडार बढ़ रहा है, तकनीक बेहतर हो रही है, डिलीवरी सिस्टम एडवांस हो रहे हैं और उनकी सोच, उनकी रणनीति भी बदल रही है। हाँ। और ये सब मिलकर भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी, वाकई एक गंभीर चुनौती पेश करता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है जो लेख सीधे तौर पर शायद न कहता हो लेकिन उभर कर आती है। क्या? कि केवल संख्या या सिस्टम्स का मिलान करने से शायद बात न बने। शायद भारत को इस बदलते हुए खतरनाक परमाणु माहौल में अपनी लंबे समय की सुरक्षा पक्की करने के लिए कुछ नए रणनीतिक विचारों, कुछ नए सिद्धांतों पर भी सोचने की जरूरत पड़ सकती है। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे विचार होना चाहिए। ये वाकई एक अहम सवाल है। हम उम्मीद करते हैं कि ORF के लेख पर आधारित हमारी ये चर्चा UPSC की तैयारी करने वालों और बाकी सभी श्रोताओं के लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करें।